हाँ नहीं था वो शख्स उसके लिए कल तक कोई अहमियत नहीं रखता था उसकी ज़िंदगी में, लेकिन उस वक्त वो उसकी जान बना हुआ था, उसकी आती जाती सांसों की वजह बना हुआ था। हाँ, उसने दामियार की कुर्बतों में जीना सीख लिया था। हाँ, वो दामियार शाह की मोहब्बत को कबूल कर चुकी थी। अब उसके बगैर रहना इज़ा दामियार शाह के लिए सुहाने रूह था। वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी उसे यूं सोते हुए। वो चाहती थी वो जाग जाए, उसे देखे, उसकी बेकरारियाँ सुने। हाँ, अगर आज वो जाग जाए तो इज़ा उसे अपने दिल का हाल सुनाने को तैयार थी। हाँ, उसे एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसके सामने वो अपनी तड़पते दिल की दास्तान सुना पाती। हाँ, वो उस शख्स को बताना चाहती थी कि वो उसकी ज़िंदगी में आया पहला मर्द है जिससे वो मोहब्बत कर बैठी है। उसकी तमाम तर गलतियों के बावजूद, उसकी तमाम तर बुरी आदतों के बावजूद वो उसे दिल से अपना शोहर मान चुकी है और अब उस इंसान के बगैर उसकी ज़िंदगी कोई नहीं है। वो नहीं रह सकती उसके बगैर। उसे चाहे दामियार शाह किसी भी हाल में चाहिए था। वो मुसलसल उसके चेहरे पर निगाहें जमाए उसके हाथ को अपने नाजुक हाथ में मजबूती से थाम चुकी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल रात दामियार ने उसका हाथ थाम रखा था। जब कल उसे गोली लगी तो दामियार ने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था, तब भी ये हाथ उसके हाथ में था। इज़ा ने उसकी उंगलियों को अपने नाजुक हाथ पर बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बंद नहीं हो रहा था क्योंकि हाथ में जैसे जान ही नहीं थी उसके। वो उसके हाथ को अपने नाजुक हाथों में उठाए अपने हाथ की हथेली उसके हाथ में कैद करने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर ने कहा था अगर होश ना आया तो उसकी जान बचाना मुश्किल है, बेहद मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसे यकीन था उसका दामियार उसे छोड़कर नहीं जा सकता। वो होश में आ जाएगा, बस चंद घंटे ही तो बाकी थे, फिर उसे होश में आ जाना था। शायद वो उसे तंग कर रहा हो। हाँ, उसने भी तो तड़पाया था उसे, तंग किया था उसे। मुमकिन है वो भी उसे तंग कर रहा हो। वो जानबूझकर आंखें ना खोल रहा हो। हाँ, वो उसे तंग करता था, उसे आदत थी उसे तंग करने की, लेकिन इस दफ़ा वो तंग नहीं कर रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था दामियार की हालत और क्रिटिकल होती जा रही थी। दामियार का होश में ना आना उसे मौत की तरफ ले जाने की ज़मानत था और वो अपने दामियार को मरते हुए नहीं देख सकती थी। उसके हाथ को अपने हाथों में कैद करने की कोशिश में नाकाम होती वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसका बिलक बिलक कर रोना तड़पना उस वक्त दामियार शाह पर कोई असर नहीं कर रहा था, जबकि उसके इस तरह से रोने की आवाज़ बाहर तक गई थी। जरान और बारिक तेज़ी से कमरे में दाखिल हुए जहाँ वो बुरी तरह से रो रही थी, तड़प रही थी। इज़ा बारिक तेज़ी से अंदर आया था जहाँ इज़ा बिलक बिलक कर रो रही थी। इज़ा बच्चे, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? उसने दामियार के करीब बैठे डेस्क पर से उठाकर उसे अपने करीब किया था। भाई, दामियार को होश नहीं आ रहा, इन्हें होश नहीं आ रहा। भाई आप देखो ना, देखो इन्हें इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? डॉक्टर कह रहा है अगर होश नहीं आया तो दामियार कोमा में चले जाएंगे, इनकी जान को खतरा है। इनको क्यों समझ नहीं आ रही ये बात? ये क्यों नहीं जाग रहे? दामियार, मैं कहती हूँ उठें, प्लीज़ उठें। आई एम सॉरी, हर बात के लिए सॉरी, जो बकवास की सब के लिए सॉरी, प्लीज़ जाग जाए। दामियार, मेरा दिल बंद हो रहा है। दामियार, 38 घंटे गुजर चुके हैं। दामियार, और 48 घंटे में आपको होश ना आया तो प्लीज़ दामियार उठ जाए। अगर आपकी जान को कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। दामियार प्लीज़ उठें, प्लीज़ उठ जाए ना। भाई आप कहें ना इनसे, ये क्यों नहीं उठ रहे? ये मेरी सारी बातें मानते हैं तो आप क्यों नहीं मान रहे? आप क्यों नहीं मान रहे ये मेरी बात? बोलें आप इन्हें, मैं नाराज़ हो जाऊंगी इनसे, मैं कभी बात नहीं करूंगी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? भाई आप कहें ना इनसे, मुझे इनका देखना पसंद है, मुझे देखना बंद करें भाई, इन्हें कहें होश में आ जाएं। वो पागल हो रही थी, अजीब दीवानगी छाई हुई थी उस पर। बारिक बहुत मुश्किल से उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे कैसे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। उसकी हालत को वो समझ रहा था, बहुत अच्छे से समझ रहा था। वो उसकी मोहब्बत में पड़ चुकी थी और अब उन लोगों के कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। वो समझ सकता था। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उसकी हालत मज़ीद बिगड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर दामियार ना उठा तो इज़ा को कुछ हो जाएगा। वो हर अच्छे डॉक्टर को बुला चुके थे, लेकिन सबका यही कहना था कि ऑपरेशन कामयाब रहा है, गोली निकाल दी गई है, लेकिन गोली का जहर पूरी बॉडी में फैल चुका है जिसकी वजह से इनके आसाब शल हो चुके हैं। ऐसे में पेशेंट को होश आते टाइम लग सकता है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है या फिर जान से भी जा सकता है। डॉक्टर्स के पास इस चीज़ का कोई इलाज नहीं था, अब उसे सिर्फ दुआएं ही बचा सकती थी, और दुआएं तो इज़ा मांग रही थी। पिछले 38 घंटों से वो दुआएं ही तो मांग रही थी, कभी रो कर, कभी बिलक कर। वो एक एक लम्हे में हज़ार हज़ार दफ़ा खुदा से अपने शोहर की ज़िंदगी मांग रही थी, लेकिन उसकी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुई थी। वक्त कम से कम तर होता जा रहा था। दामियार के जिस्म में हल्की सी जुम्बिश भी ना हुई थी।
सिर्फ 10 घंटे बाकी थे। अगर इन 10 घंटों में उसे होश ना आता तो यकीनन सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाता। वो अपने सीने से लगाए मुसलसल उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। भाई बाहर पुलिस आई है, ज़बर भी साथ है। शहीर अंदर आते हुए बताने लगा। जब इज़ा ने दोबारा दरवाजे की तरफ देखा जहाँ ज़बर खड़ा था। ये क्यों आए हैं यहाँ? मेरे शोहर को मार कर सकून नहीं मिला, दोबारा से आ गए हैं उसे मारने के लिए। वो गुस्से से ज़बर की तरफ देखते हुए बोली, अगर मेरे शोहर को कुछ हुआ ना तो मैं भी मर जाऊंगी। याद रखिएगा, आप मुझे मेरे शोहर से अलग करना चाहते हैं ना, इसीलिए किया है ना आपने ये सब। अगर मेरे शोहर को कुछ हुआ ना तो मैं भी मर जाऊंगी। याद रखिएगा, आप मुझे शोहर से अलग करना चाहते थे ना आप मेरे, इसीलिए किया है ना आपने ये सब। कुछ सुकून नहीं मिलेगा आपको भी ज़बर भाई, आप भी तड़पेंगे अपनी बहन की बददुआएं लेकर। अगर मेरे शोहर को कुछ हुआ ना तो कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको। अगर मेरा सकून तबाह हुआ तो आपका भी सकून नहीं बचेगा बाकी। इज़ा क्या बोल रही हो तुम? ज़बर ने कुछ नहीं किया, क्यों उसे बददुआएं दे रही हो? ज़रान उसे संभालने की कोशिश में हल्कान होता समझाते हुए बोला, इन्होंने ही किया है सब कुछ, इन्होंने ही गोली मारी है मेरे शोहर को। ये मारना चाहते थे ना मेरे शोहर को। अब सकून मिल गया, नहीं आ रहा इन्हें होश, पल पल मौत के करीब जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है मर जाएंगे 10 घंटों में, फिर आपको सकून मिल जाएगा। खुश हो जाइएगा अपनी बहन को बेवा करके। लेकिन याद रखिएगा, अगर मेरा शोहर मरा ना तो जिंदा मैं भी नहीं रहूँगी। जिस पिस्तौल से मेरे शोहर पर गोली चलाई है ना, उसी की एक गोली मेरे सीने में भी उतार दीजिएगा, ताकि आपको सकून मिल जाए। मेरी तड़प, मेरी बददुआएं लगेंगी आपको, आपको भी सकून नहीं मिलेगा ज़बर भाई। अगर मेरा शोहर जान से गया ना तो खुश आप भी नहीं रहेंगे। क्या कह रही हो तुम इज़ा? दिमाग ख़राब हो गया क्या तुम्हारा? अपने सगे भाई को बददुआएं दे रही हो? कुछ नहीं किया इसने, बारीक ने उसे झिंझोर डाला। जब वो गुस्से से बारीक को देखती अपनी आंखें बंद करती, होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी और उसके बाजुओं में झूल गई। ज़बर तड़प कर उसकी जानिब पड़ा। उसकी हालत उस वक्त इतनी ख़राब थी कि वो कुछ भी सोचने समझने की कंडीशन में नहीं थी। वो जानती तक नहीं थी कि वो क्या बोल रही है। इस हालत में उसके बोले गए अल्फाज को ज़बर ने सर पर सवार नहीं किया। वो अपनी बहन से ज़्यादा किसी और को नहीं चाहता था। वो हरगिज़ उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से इज़ा बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि ओवर स्ट्रेस की वजह से उसकी हालत बिगड़ रही है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी। अगर दामियार को कुछ हो जाता तो यकीनन उसकी सारी सोचें यहीं पर अटकी हुई थी। डॉक्टर ने उसकी हालत भी ख़राब बताई। डॉक्टर्स का कहना था कि इन्हें ज़्यादा टेंशन ना दें, बल्कि इस माहौल से निकालें, वरना जिस तरह उसकी हार्ट बीट हद से ज़्यादा तेज़ थी, उसे किसी भी तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता था। यहाँ तक कि हार्ट अटैक का भी खतरा था। वो चारों उसे समझा समझा कर थक चुके थे कि वो घर चली जाए। वो यहाँ मौजूद है, लेकिन वो जाने को तैयार ही ना थी। ज़बर की तो शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। उस वक्त उसे होश नहीं था। वो उस चारों कमरे से बाहर निकल आए। भाई दामियार को कुछ होगा तो नहीं? बाहर डेस्क पर बैठते ज़बर ने अजीब खौफज़दा से लहजे में पूछा। अपनी बहन की हालत वो देख चुका था। अगर दामियार को कुछ हुआ तो इज़ा को क्या हो सकता था, वो सोचना भी नहीं चाहता था। इंशाल्लाह ज़बर, दामियार को कुछ नहीं होगा। उसे कुछ भी हुआ तो इज़ा तो मर जाएगी भाई। ज़रान उस वक्त बहुत ज़्यादा खौफज़दा लग रहा था। उन्हें दामियार को खोने का नहीं बल्कि इज़ा को खोने का डर था। इज़ा की हालत बता रही थी कि अगर दामियार की सांसें यहाँ रुकती हैं तो बचेगी इज़ा भी नहीं। वो तो अपनी बहन को कोई जानवर नहीं पालने देते थे कि इज़ा बहुत जल्द अटैच हो जाती थी उससे। वो छोटी सी थी जब उसने एक बिल्ली का बच्चा पाला था, लेकिन वो बिल्ली का बच्चा ज़्यादा दिन उसके पास ना रह सका। सिर्फ चंद ही दिन में वो बिल्ली का बच्चा मर गया और उसके बाद इज़ा की जो हालत हुई थी, उसके बाद उन्होंने इज़ा को कभी बाहर दोस्त बनाने की भी इजाज़त ना दी थी। वो उसकी दोस्ती महदूद करवा देते थे ताकि कोई उसे हर्ट ना करे, क्योंकि वो हर चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती थी। इज़ा 3 दिन तक बेहोश रही जब उसकी बिल्ली मर गई थी। वो दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उस वक्त वो छोटी सी थी, वक्त के साथ साथ वो ये कबूल कर गई थी। लेकिन अगर दामियार को कुछ हो जाता तो शायद सारी ज़िंदगी उसके साथ ये दुख रहता, क्योंकि दामियार उसका शोहर था, सुहाग था उसका, वो उसकी ज़िंदगी का मतलब था। और हकीकत ये थी कि दामियार से कोई लगाव ना होने के बावजूद भी वो चारों दामियार की एक एक सांस की खबर रखे हुए थे। उन्हें डर लग रहा था। हाँ, वो खौफज़दा हो गए थे, क्योंकि अगर दामियार मर जाता तो उनकी बहन ना बच पाती। ज़बर की तो हालत ख़राब हो रही थी। बेशक इन सब चीज़ों में ज़बर का कोई कसूर नहीं था, लेकिन वो उसे एक कसूरवार समझती थी। और शहीर को लग रहा था ये बात बाहर निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। ना वो ये बात ज़रान को और बारीक को बताता, और ना बारीक ज़बर से कोई सवाल करता। ना इज़ा सुनती और ना उसे कभी पता चलता। जबकि ज़बर तो इज़ा की इस हालत का ज़िम्मेदार अपने आप को समझ रहा था, क्योंकि उसने अपनी जहन में ये सोच लाई थी कि वो अपनी ही बहन के शोहर को जान से मार डालेगा। वो अपनी ही बहन का घर तबाह करने जा रहा था। ये सोच उसके दिमाग में आई कैसे?
कैसे थी, उसने सोच कैसे लिया था कि दामियार को मर जाना चाहिए। उसे क्यों ख्याल नहीं आया कि वो उसकी बहन का शोहर है, वो उसको नापसंद करे, नफरत करे उससे, लेकिन उसके लिए इतना गलत सोचने का हक नहीं रखता था वो। उसकी हालत का सोच सोच कर वो खुद को बिखरने से नहीं रोक सका था। उसकी आंखों में आंसू बारीक को तड़पा गए। वो उसे अपने सीने से लगा इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। वो भाई अपनी बहन की ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आने देना चाहते थे, लेकिन वही भाई अपनी बहन की खुशियों के दुश्मन बन गए थे। वही भाई उसके दुखों की वजह बन गए थे। चाहे कुछ भी हो, दामियार को कुछ नहीं होना चाहिए। वो शख्स उनकी बहन के काबिल नहीं था। वो आज भी इस बात पर कायम थे। वो आज भी उसके सामने दामियार की हकीकत ला कर रखना चाहते थे। वो उसे बताना चाहते थे कि वो इंसान कितना गलत है, कितना ख़राब है, उसे ईज़ा के साथ क्यों नहीं होना चाहिए। हाँ, वो चाहते थे कि ईज़ा उसे छोड़ दे, उससे तलाक ले ले, लेकिन इस तरह से नहीं। वो इस तरह दामियार को उसकी ज़िंदगी से कभी नहीं निकालना चाहते थे। और वो आज भी इस बात पर कायम थे कि वो सही तरीके से इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते थे, इस तरह बेईमानी से नहीं। और वो आज भी इस बात पर कायम थे कि वो दामियार की हकीकत ईज़ा के सामने लाएंगे। ईज़ा खुद उसे छोड़ देगी, लेकिन इस सब के लिए दामियार मर नहीं सकता था। वो दामियार को मारने के हक़ में नहीं थे। डॉक्टर दामियार को चेक करने के लिए अंदर आया तो वो चारों ही उठकर उसके पीछे अंदर आ गए। उस वक्त सिर्फ दामियार की ज़िंदगी ख़तरे में नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी बहन की ज़िंदगी भी मौत और ज़िंदगी के दोराहे पर खड़ी थी। वो ईज़ा की जान पर कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। इनकी हालत ठीक नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे इनकी जान पर ख़तरा बढ़ता जा रहा है। अगर इन्हें होश नहीं आया तो इनकी जान बचाना नामुमकिन हो जाएगा। हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्टर, हम क्या करें? आप बताएं ना, हम क्या कर सकते हैं? बारीक परेशानी से पूछने लगा। जब डॉक्टर ने नफ़ी में सर हिलाया। आप लोग सिर्फ दुआ कर सकते हैं, दुआओं के अलावा इन्हें कोई नहीं बचा सकता। आप खुदा से दुआ करें कि ये जल्द से जल्द होश में आ जाए, वरना इनकी हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। ये हमारे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन है, यानी कि ज़िंदगी और मौत। हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन है, यानी कि ज़िंदगी और मौत का मसला। अगर ये होश में ना आ सके तो शायद कोमा में ही चले जाएं। इनकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल चल रही हैं। ऐसी कंडीशन में पेशेंट कोमा में भी चला जाता है, मतलब ज़िंदा तो रहता है ना? बारीक ने उसकी बात काटते हुए कहा। जब डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, वो ज़िंदा रहता है, लेकिन उसकी हालत जिंदों वाली नहीं होती। मेरा मतलब है कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान सब कुछ सुनता समझता है, अपने आसपास होती हर चीज़ को महसूस करता है, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाता। ये एक ऐसी हालत होती है जिसमें ज़िंदा और मुर्दा एक बराबर होते हैं। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो डॉक्टर, हम कोमा की हालत को समझ सकते हैं। हमारे घर के अंदर ही एक ऐसा पेशेंट मौजूद है, लेकिन वो कब तक ठीक हो सकता है? मतलब मेरा मतलब है, जो शख्स कोमा में चला जाए, उसके ठीक होने के चांसेस कितने होते हैं? क्योंकि शहीर के फादर इन लॉ कोमा में हैं। डॉक्टर ने कहा है कि जल्द ही उनके ठीक होने के चांसेस हैं। बारीक ने दामियार की कंडीशन समझने की कोशिश की थी। अब ये हालत तो हम कोमा में जाने के बाद ही आपको बता सकते हैं, क्योंकि आप इनकी हालत देखें और समझें। फ़िलहाल तो इनकी जान का रिस्क भी मौजूद है। अगर इनकी जान को ख़तरा नहीं रहता तो कोमा में जाने के चांसेस हैं। फ़िलहाल तो हमारी कोशिश ये है कि इन्हें होश आ जाए। अगर इन्हें होश आ जाता है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर होश नहीं आता तो ये कोमा में चले जाते हैं, तो उन्हें वापस दुनिया में लौटते हुए 1 साल भी लग सकता है और 10 साल भी लग सकते हैं, और फिर शायद सारी ज़िंदगी भी लग सकती है। इसलिए दुआ करें कि फ़िलहाल इन्हें होश आ जाए, क्योंकि अगर इन्हें होश नहीं आता तो सिर्फ कोमा में जाने का ख़तरा नहीं, बल्कि जान से जाने का ख़तरा भी है। इनकी बॉडी में पूरी तरह से जहर फैल चुका है। हाँ, तो फिर आप लोगों का कसूर है ना, आप लोगों ने देर से इलाज स्टार्ट किया। अगर दामियार इस हालत में है तो इसकी वजह भी तो आप है ना। शहीर उसकी बात काटते बोला तो डॉक्टर हड़बड़ा गया। आप हम पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते सर, हमारे भी कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। हम इस तरह बिना तस्दीक के इलाज शुरू नहीं कर सकते। हमारे इदारे की भी कुछ कंडीशंस हैं। हम इस तरह से बिना उनके घर वालों की ज़िम्मेदारी के ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते। और आपकी सिस्टर इस हालत में नहीं थी कि वो उन पेपर्स पर साइन कर पाती, बल्कि तो वो इस हालत में भी नहीं थी कि हमें आपके बारे में कुछ बता पाती। वो तो दामियार शाह एक जाने माने इंसान है, इसलिए हमने खुद आपसे रब्ता किया, वरना आपकी बहन को तो किसी चीज़ का होश ही नहीं था। इसमें कसूर हमारे इदारे का नहीं है, आपकी अपनी सिस्टर का है, जो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने की कंडीशन में नहीं थी, वरना हमने पूरी जान लगाई है आपके ब्रदर इन लॉ को बचाने के लिए। बस अब आप लोग दुआ करें कि ये ठीक हो जाएं। हम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके दुआ कीजिए कि ये ठीक हो जाएं।
ہم اپنی ہمت لگا رہے ہیں، لیکن اب یہ دواؤں سے نہیں دعاؤں سے ہی بچیں گے۔ اب تو ہم آپ اور صرف خدا ہم تو صرف آپ اور اب تو ہم اور آپ صرف خدا سے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اپنی بات مکمل کی اور کمرے سے نکل گیا، جبکہ ایک نظر دامیار کے بے جان وجود پر ڈالے وہ بھی نکل آئے تھے کمرے سے باہر۔ اس کو اب تک ہوش نہیں آیا اور اس کا ہوش میں نہ آنا بھی انہیں پریشان کر رہا تھا۔ دامیار سے زیادہ تو ایزا کی حالت پر پریشان تھے وہ، اس لیے وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے اس کے لیے۔ کاش ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوتی تو وہ دامیار کو بالکل ٹھیک کر دیتے۔